दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। समय समय पर कई रहस्यों को सुलझा लिया जाता है, परंतु कई रहस्य ऐसे रह जाते हैं जो सदा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। अपराध की कई ऐसी घटनाएं हैं जो रहस्य बनकर रह जाती है और वर्षों की जांच के बाद भी, कई सालों की जांच पड़ताल के बाद भी हम उसकी हकीकत नहीं जान पाते। नमस्कार। अमेरिका के डीबी कूपर नामक एक व्यक्ति का एक ऐसा किरदार अपराध जगत में, एक ऐसा किरदार जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यह अपराध जगत की एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के बीच समय समय पर एक चर्चा का विषय बना रहता है। अमेरिका का सबसे रहस्यमयी प्लेन हाईजैक डीबी कूपर, जिसने उड़ते विमान को हाईजैक कर रैंसम लेकर, फिरौती लेकर आसमान से ही गायब हो गया। डीबी कूपर के बारे में लगभग 50 सालों तक कई जांच एजेंसियों द्वारा छानबीन की गई। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भी कई वर्षों तक जांच पड़ताल के बाद हार मानते हुए आखिरकार डीबी कूपर के केस से संबंधित फाइल को बंद करने की घोषणा कर दी। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, 1971 की है, जब डैन कूपर नामक एक व्यक्ति काला सूट पहने, काला बैग के साथ एकदम सज्जन पुरुष के माफिक अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक तरफा टिकट बुक कराते हैं। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे, जिस वजह डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट पर वो बैठ जाते हैं। डैन कूपर को हवाई जहाज़ के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अन्य यात्रियों की माफिक उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। 2:50 PM पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है एवं उड़ने की कुछ समय बाद ही डैन कूपर ने सिगरेट जलाई। उस समय विमान में सिगरेट पीने की मनाही नहीं थी। इसके बाद वह अपने लिए बर्बन ड्रिंक एवं सोडा ऑर्डर करते हैं। इस घटना के चश्मदीदों के अनुसार डैन कूपर का उम्र 40 से 45 के बीच होगी। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए डैन कूपर अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़े फ्लोरेंस शेफनर नामक फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को लगता है कि डैन कूपर कोई तन्हा बिजनेसमैन है
और वह शायद उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही डैन कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसकी कान में उसे वह पर्ची पढ़ने को कहता है। इस पर अटेंडेंट ने उस पर्ची को निकाल कर पढ़ती है। उस पर्ची को पढ़ते ही फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है एवं अटेंडेंट को उसके पास बैठने को लिखा था उस पर्ची में। इसके बाद अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर घबराकर उसके पास बैठ जाती है और डैन कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो डैन कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बैग में रखा बम दिखाता है, जिसमें 8 सिलेंडर आपस में तार से जुड़े हुए थे। इसके बाद डैन कूपर अपनी मांग उसके सामने रखता है। कूपर ने अपनी मांग एवं शर्तें बताते हुए कहा कि विमान नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाए ताकि विमान में ईंधन फिर से भरा जा सके और उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगें मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचकर वह पायलट को सारी बात बताती है। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और डैन कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना पहुंचाता है। यह सूचना मिलते ही हर तरफ अफरा तफरी मचनी शुरू हुई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना दी गई। फ्लाइट अटेंडेंट जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अपना ड्रिंक पी रहा था। वह जरा सा भी डरा हुआ नहीं था। इसी कारण प्लेन में मौजूद यात्रियों को भी भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे 2 लाख अमेरिकी डॉलर को $20 के नोटों से भर देते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके। और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी नोट कर लिए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। हालांकि डैन कूपर आगे क्या करने वाला है इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था। 5:39 पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और डैन कूपर की मांग के पैराशूट एवं पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, 1 पायलट इंजीनियर व 1 पायलट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है। जब कूपर की सारी बातें पूरी हो गई तो उसने पायलट को
विमान मैक्सिको की ओर ले जाने के लिए कहा। प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। उस समय रात हो चुकी थी। इसके साथ ही FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है ताकि लैंडिंग के समय कूपर को पकड़ा जा सके। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो डैन कूपर उसे प्लेन को रेनो या नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है एवं प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नोट या 100 नोट्स की स्पीड से कम उड़ाने को कहता है। फिर डैन कूपर हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में पायलट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उस फ्लाइट अटेंडेंट को भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने एवं दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। उस वक्त चूँकि प्लेन में कैमरे आदि नहीं होते थे, जिस वजह क्रू मेंबर्स को नहीं पता था कि डैन कूपर प्लेन में क्या कर रहा है। 8 बजे के करीब हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस होता है। ऐसे में को पायलट ने बाहर जाकर से देखा विमान का दरवाज़ा खुला था। उसने तुरंत जाकर से विमान का दरवाज़ा बंद किया। डैन कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। डैन कूपर आसमान में चलते विमान से नीचे कूद चुका था। डैन कूपर पैसे व पैराशूट लेकर जहाज़ से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। विमान का पीछा कर रहे 2 अमेरिकी सेना के विमानों ने भी आसमान में कोई पैराशूट उड़ते नहीं देखे। उस विमान का पीछा कर रहे दोनों अमेरिकी सेना के विमानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाया कि डैन कूपर उस विमान से नीचे कूद चुका था। इसके बाद डैन कूपर कहाँ गया एवं उसने आगे क्या किया, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है। 10:15 में खुली हुई हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंटों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें से डैन कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरचेक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा डैन कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाकों के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों व नदियों में कई महीनों तक खोज
चलती है, बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, परंतु डैन कूपर एवं उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है। कूपर कैसा दिखता है ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि आज तक महज उसका एक स्केच ही मिल पाया है। इसी दौरान खबर के शुरू होने के दौर में ही एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था, जो लोगों को ये नाम ज़्यादा विश्वसनीय व पसंद आने लगे। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के वजह डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और वह हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद डैन कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि डैन कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, परंतु उन्हें पता करने में सफलता हासिल नहीं हो पाती। कई जांच पड़ताल व छानबीन के बाद भी जब डैन कूपर का कुछ पता नहीं चलता तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई हो, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि न डैन कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। FBI ने भी मानने लगा था कि विमान से कूदने के समय कूपर की मौत हो गई हो, लेकिन घटना के 8 वर्ष बाद 10 फरवरी 1980 को लगभग 8 वर्ष के ब्रेन इंग्राम नामक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने की वजह ये नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात डैन कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद डैन कूपर के केस में फिर से तेजी आ जाती है। ये नोट यहाँ कैसे पाए गए, इस पर बहुत से विवाद हुए, बहुत से चर्चाएं हुई। किसी का कहना था कि डैन कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था। किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल डैन कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आए हों। इसी तरह संभावना आधारित बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, कूपर के बारे में अलग अलग तरह की अटकलें लगाई गई, पर इस पैसे पाने की घटना, नोट के कुछ बंडल पाने की घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। परंतु डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत था। फिर इस केस के बारे में इससे अधिक जानकारी आज तक कोई जुटा नहीं पाया। FBI ने कूपर के DNA की मदद से पकड़ने का प्लान भी बनाया था। इसके लिए कूपर द्वारा पिए गए सिगरेट की बड की ज़रूरत थी।
लेकिन वह एकमात्र सबूत भी गुम हो चुका था। फॉक्स न्यूज के अनुसार इतिहास के महानतम रहस्य स्टार एरिक यूलिस, जो अतीत में हुए अपराधों की जांच में विशेषज्ञ हैं, ने फॉक्स न्यूज के साथ साझा किया कि कूपर की टाई पर लगाए गए एक सूक्ष्म धातु के टुकड़े ने उन्हें एक सिद्धांत पर पहुंचा दिया है कि प्रसिद्ध विमान अपहरणकर्ता कौन हो सकता है। एरिक यूलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने घटनास्थल पर छोड़ी गई डीबी कूपर की टाई से डीएनए नमूना सुरक्षित कर लिए हैं। निजी अन्वेषक व शोधकर्ता एरिक यूलिस का कहना है कि कुख्यात विमान अपहरणकर्ता डीबी की टाई पर जो एक सूक्ष्म धातु का टुकड़ा मिला है, यह सूक्ष्म धातु का टुकड़ा कूपर की असली पहचान उजागर करने में मदद कर सकता है। डीबी कूपर की टाई के नमूनों से स्टेनलेस स्टील व टाइटेनियम के निशान की पहचान हुई है तथा इसने पेंसिल्वेनिया स्टील कंपनी, जो अब बंद हो चुकी है, की ओर इशारा किया है कि पेंसिल्वेनिया स्टील कंपनी उस समय विमान निर्माता बोइंग को उनके विमान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई सामग्री की आपूर्ति करती थी। इन नमूनों की वजह से रिसर्च इंजीनियर विंस पीटरसन पर शक गया, जिसकी मौत वर्ष 2002 में ही हो गई थी। एरिक यूलिस का मानना है कि कूपर्स जो भी था उसका विंस पीटरसन से कुछ न कुछ नाता जरूर था। यूलिस ने पेंसिल्वेनिया में क्रूसिबल स्टील नामक एक विशिष्ट संयंत्र से जुड़े इन टुकड़ों में से 3 का पता लगाने के लिए अमेरिकी पेटेंट का उपयोग किया था। एरिक यूलिस ने दावा किया कि सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कूपर को उसके द्वारा अपहरित 727 और सिएटल क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी थी। क्रूसिबल स्टील के कर्मचारी यात्रा करने व अपने ठेकेदार से मिलने के लिए बोइंग से जाते थे। एरिक यूलिस मानते हैं कि उनके निष्कर्ष अभी तक ठोस नहीं है। वह किसी भी संदिग्ध को सूची से नहीं हटा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो देखा उसके अनुसार पिट्सबर्ग के टाइटेनियम अनुसंधान इंजीनियर विंस पीटरसन की ओर संदेह जाती है। टाइटेनियम अनुसंधान इंजीनियर विंस पीटरसन की मौत 2002 में ही हो गई थी, लेकिन यूलिस का मानना है कि कूपर जो भी था उसका विंस पीटरसन से कुछ न कुछ जरूर संबंध था, नाता था। फॉक्स न्यूज के अनुसार एरिक यूलिस का मानना है कि पीटरसन से ही शायद कूपर को यह जानकारी मिली होगी कि विमान कैसे काम करता है तथा वर्ष 1971 में बोइंग में मंदी आई थी, जिसने उस व्यक्ति की आजीविका को प्रभावित किया होगा। उन्होंने कहा कि क्रूसिबल स्टील कंपनी के कर्मचारी भी बोइंग से जुड़े होने के कारण अक्सर सिएटल की यात्रा करते रहते थे और डीबी कूपर द्वारा अपहरण किया गया विमान भी वहीं जा रहा था। एरिक यूलिस का कहना है, मैं उसे सिएटल से जोड़ सकता हूँ, मैं उसे बोइंग से जोड़ सकता हूँ। वह दिलचस्प व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानना जारी रखूँगा।
इस विमान के अपहरण में कोई हताहत नहीं हुआ था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में वर्षों तक बहुत सी छानबीन होती रही, परंतु कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया। आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। अमेरिका का सबसे रहस्यमयी प्लेन हाईजैक डीबी कूपर, जिसने उड़ते विमान को हाईजैक कर लिया और फिरौती लेकर आसमान से ही गायब हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस रहस्यमयी हाईजैक के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार यह डीबी कूपर कौन था और डीबी कूपर कहाँ गायब हो गया।